चलिए, ये होगी हमारी क्लास स्टार्ट। तो ये है हमारे डीटी का लेक्चर नंबर 6, लाइव लेक्चर का लेक्चर नंबर 6 है और चैप्टर नंबर 2 का क्लास नंबर 1 है। इससे पहले 5 लेक्चर में हमने, इससे फर्स्ट 5 लेक्चर में हमने, तो हमारे फर्स्ट 5 लेक्चर्स थे, उसमें हमने चैप्टर नंबर 1 के बेसिक कॉन्सेप्ट खत्म किए थे। आज से जो भी नए बच्चे आए उनको बताना चाहूंगा, ये है हमारा फर्स्ट क्लास ऑन चैप्टर नंबर 2। ठीक है, तो जो भी बच्चे आज फर्स्ट टाइम है उन सभी का वेलकम है और करते हैं अपना क्लास नंबर 1 ऑफ चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट। ठीक है, इससे पहले जो मैंने आपको करवाया था उसका थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूँ मैं जल्दी से। इससे जो भी पहले फर्स्ट 5 क्लास में मैंने आपको जो करवाया था उसमें मैंने आपको बताया था सेक्शन 4, साथ में ट्रेड्स और कुछ स्पेशल पॉइंट्स बताए थे। कैसे याद करवाया चैप्टर 4 मैंने आपको कैसे याद करवाया था? एक डी आर, एक सेकेंड, मैसेज, आपके मैसेज, हाँ, डी आर एस। टी में क्या बताया था? डेफिनेशन, जो कि सेक्शन 4 में कवर हो जाती है सारी। फिर बताया था रेट्स, इसमें रेट्स आता है, सरचार्ज, रिबेट, सरचार्ज में पढ़ा था, साथ में मार्जिन रिलीफ और साथ में पढ़ा था हमने सेस। ठीक है, स्पेशल पॉइंट्स में वो सारे पॉइंट्स जो कि डी एंड आर में कवर नहीं हो पाए थे, ये जाता हमने क्या था आईसीआई सर्टिफिकेट के क्वेश्चंस को देख के। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया चैप्टर नंबर 1 की रिवीजन, मोटा मोटा रिवीजन हो गया। अब बात करते हैं अपना चैप्टर नंबर 2। चलिए, अब करते हैं अपना क्लास फर्स्ट ऑफ चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट। तो उससे पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा, स्टोरी बोले तो कॉन्सेप्ट बताऊंगा। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, क्या बोला मैंने? अगर ये कॉन्सेप्ट, हाँ कॉन्सेप्ट, अच्छा, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो समझ लीजिए आपका ये चैप्टर नंबर 2 खत्म हो जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट पे आपको बड़े ही ध्यान से सुनना है। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आपका चैप्टर नंबर 2 आज ही खत्म हो जाएगा, फिर चैप्टर में कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कॉन्सेप्ट की। ठीक है, थोड़ा बैठ जाओ फिर मैं आपको सुनाता हूँ। देखिए, चैप्टर नंबर 1 में मैंने आपको बताया था पर्सन एंड एसएससी, मतलब हम टैक्स किससे वसूलते हैं? हम टैक्स वसूलते हैं पर्सन से। और किस पर्सन से हम टैक्स वसूलते हैं? जो पर्सन एसएससी बनता है। मतलब हम टैक्स लेवी करते हैं हम टैक्स लेवी करते हैं किससे? हम टैक्स लेवी करते हैं पर्सन से। किससे? पर्सन से। कौन से पर्सन से? जो कि एसएससी हो, जो कि एसएससी हो। अब पर्सन पर टैक्स लेवी किया गया, मतलब एसएससी से टैक्स लेवी किया गया। किस चीज पे टैक्स लेवी होता है? उसकी टोटल इनकम पे। ठीक है, मतलब टैक्स लेवी किया जाता है, टैक्स लेवी किया जाता है। अभी आपको नोट नहीं करना, आपको सिर्फ समझना है। टैक्स लेवी किया जाता है पर्सन पे। कौन से पर्सन से? जो एसएससी बनते हैं। पर्सन के 7 टाइप्स होते हैं और एसएससी को हमने 3 टाइप्स में क्लासिफाइड किया था। ठीक है, ये हमारे लेक्चर चैप्टर नंबर 1 में हम खत्म करा दिया था। फिर इन पर्सन से या इन एसएससी से कौन सी, मतलब किस पे टैक्स लेवी किया जाता है? टोटल इनकम पे। और टोटल इनकम हमारी क्या है? टैक्सेबल, टैक्सेबल इवेंट। क्या है? टैक्सेबल इवेंट है। ठीक है, बताया था ना, इनकम टैक्स में टैक्सेबल लेवी कौन सा है? टोटल इनकम। ना अगर व्यक्ति इनकम अर्न करता है तो उसकी टोटल इनकम पे हम टैक्स लेवी करते हैं।
अब कब लेवी किया जाता है टैक्स? इन असेसमेंट ईयर में। क्यों? प्रीवियस ईयर में तो बंदा इनकम अर्न करेगा और टैक्स देगा वो असेसमेंट ईयर में। ठीक है, अब बात आती है कि टोटल इनकम को तो हमने 5 क्लास में क्लासिफाइड कर दिया था, पर्सन को 7 टाइप्स में, एसएससी को 3 टाइप्स में। प्रीवियस ईयर का मतलब होता है इनकम ईयर, असेसमेंट ईयर का मतलब होता है टैक्सेबल ईयर, टैक्सेबल ईयर मतलब टोटल इनकम। ठीक है, अब बात करते हैं कि दोस्तों इनकम के कितने टाइप्स हम बांट सकते हैं। जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था वो था इनकम का क्लासिफिकेशन। अगर देखा जाए तो आपकी इनकम और एसएससी, टैक्स किससे वसूला जाता है? एसएससी से। ठीक है, ये हो गया एसएससी, ये हो गया इनकम। तो देखिए इनकम 2 टाइप्स की हो सकती है, या इनकम अर्न कर सकते हैं हम, इनकम अर्न कर सकते हैं। सोर्स क्या है? सोर्स बोल सकते हैं, इनकम का सोर्स होता है या तो इंडिया यानी पावन भारत की पावन जमीन से, या फॉरेन, फॉरेन बोले तो भारत के बाहर। और मैंने आपको भारत की डेफिनेशन भी बताई थी मोटी मोटी कि ये इंडिया है ऐसे करके, यहाँ पे भारत के कुछ और पार्ट्स आते हैं जैसे ये समुद्र है और ये है एयरबेस ना हवा। अगर इस रेंज में कोई भी इनकम अर्न की जाती है तो कौन सी इनकम कहलाती है? इंडियन इनकम कहलाती है। आपको इंडिया की डेफिनेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, मैंने ये बस ये बताया था कि ये इंडिया का भाग है, ये इंडिया का पार्ट है, इसमें जो भी इनकम अर्न होगी वो इंडिया का कहलाएगा, और इसके बाहर वाली जितनी भी इनकम होगी वो फॉरेन की इनकम कहलाएगी, मतलब भारत के आउटसाइड की इनकम कहलाएगी। ठीक है, ये बता दिया था। और एसएससी के भी 2 टाइप्स हो सकते हैं। अगर इनकम के 2 टाइप हो सकते हैं तो एसएससी के भी 2 टाइप हो सकते हैं। या तो एसएससी, हाँ, या तो एसएससी भारतीय होगा, या भारतीय होगा या गैर भारतीय होगा, मतलब वो भारत का नहीं कहलाएगा। आप इसे विदेशी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? विदेशी। मतलब एसएससी या तो भारतीय हो सकता है या गैर भारतीय हो सकता है। इनकम भी वैसे इंडियन इनकम हो सकती है या फॉरेन इनकम हो सकती है। अब मैं आपको उसके बेस्ट एग्जांपल्स भी बता देता हूं। देखिए एक सेकेंड। अब एसएससी यानी भारतीय कौन हो सकता है? जैसे मैं, अजय, विराट कोहली, विराट कोहली, धोनी, ये कौन हो गए भारतीय। अब गैर भारतीय कौन हो सकते हैं? गैर भारतीय में आप ले लो एग्जांपल गेल, क्रिस गेल, एक और एग्जांपल ले लो डेविड वार्नर। वार्नर छोड़ो, उसके बाद स्टीवन स्मिथ, ये कौन हो गए? गैर भारतीय। अब इंडियन इनकम की बात कर ले तो मान लो कोई बंदा इंडिया से रिलेटेड कोई इनकम कमाता है तो लिख दो भारतीय इनकम। भारतीय इनकम जैसे उसने इंडिया की किसी प्रॉपर्टी से, मतलब इंडिया की कोई प्रॉपर्टी बेची और आपको उससे इनकम हो रही। विदेशी इनकम क्या कहलाएगा? अगर विराट कोहली जो भी ऑस्ट्रेलिया में वनडे या T20 या टेस्ट सीरीज चल रही है, अगर वो विराट कोहली इनकम अर्न करता है, मतलब ऑस्ट्रेलिया में कोई मैन ऑफ द मैच जीतता और ऑस्ट्रेलिया की सरकार उसको $1 लाख का इनाम देती है, तो उसके लिए क्या हो जाएगी? भारत के बाहर अंदर फॉरेन इनकम कहलाएगी। तो देखिए इनकम के 2 टाइप्स हो सकते हैं, एक तो इंडियन इनकम या फॉरेन इनकम। उसी तरह एसएससी कह सकते हैं भारतीय या गैर भारतीय। ठीक है, ये होगी बेसिक कॉन्सेप्ट। अभी और आगे बढ़ते हैं। ये होगी, अब मैं आपको इससे रिलेट करता हूँ। देखिए मान लीजिए विराट कोहली क्या है? इंडियन है।
अब उसने लास्ट ईयर मतलब प्रीवियस ईयर में दो तरह से इनकम कमाई। एक इनकम कमाई उसने दिल्ली की प्रॉपर्टी बेच के, दिल्ली की प्रॉपर्टी सोल्ड करके, और एक इनकम उसने कमाई ऑस्ट्रेलिया में मैन ऑफ द मैच बन के। ठीक है, तो देखिए अब इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये इनकम होगी कौन सी, इंडियन इनकम, और ये इनकम कौन सी हो गई, ये हो गई इसके लिए फॉरेन इनकम। लेकिन लेट्स सपोज विराट कोहली के बदले अगर क्रिस गेल ने, अगर क्रिस गेल ने ऑस्ट्रेलिया में सेम चीज कह लीजिए, ऑस्ट्रेलिया में इनकम कमाई, ये ले लेते हैं, और सेम चीज दिल्ली में उसने कमाई जो विराट कोहली ने कमाई थी, तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, देखिए इसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इनकम विदेशी कहलाएगी, क्योंकि विराट क्रिस गेल कहाँ का रहने वाला है, वेस्ट इंडीज, तो ये इनकम भी विदेशी कहलाएगी और ये इनकम भी विदेशी कहलाएगी। लेकिन आप खुद सोचिए, एक बंदा जो वेस्ट इंडीज रहता है वो दिल्ली में आता है, मैच खेलता है, इंडिया में आता है, आईपीएल खेलता है, मजे करता है, दिल्ली की प्रॉपर्टी खरीदता है, उसे बेचता है और इनकम कमा लेता है, इनकम कमा लेता है। तो आप आपके अंदर एक डाउट आएगा या आपके अंदर गुस्सा आएगा, क्या देखो भारत का नाम होते हुए भी उसने इंडिया में इनकम कमाई, तो आपके लिए ये सवाल ही उठेगा क्या इस बंदे से टैक्स नहीं वसूलना चाहिए, ये तो इंडियन है, इससे तो हम टैक्स वसूल लेंगे, लेकिन इस बंदे से क्या टैक्स वसूलना नहीं चाहिए। और कौन सी इनकम, देखिए ये ऑस्ट्रेलिया इनकम है, ये ऑस्ट्रेलिया में कमाई, हमें कोई मतलब नहीं, तुम विदेश में कितना भी कमाओ, लेकिन तुमने दिल्ली में इनकम कमाई है, और दिल्ली किसका पार्ट है, इंडिया का पार्ट है, इंडिया का एक पार्ट है, इंडिया का एक भाग है। मान लो उसे दिल्ली में ना रह के उसने पुणे में इनकम कमाई, पंजाब में कमाई, कलकत्ता में कमाई, तो क्या आपके मन में एक डाउट नहीं आएगा या गुस्सा नहीं आएगा कि हमें इस बंदे से भी इनकम पे, उसकी इनकम पे टैक्स वसूलना चाहिए। अब विराट कोहली ने भी सवाल उठाया, भैया दिल्ली की प्रॉपर्टी बेची तुमने, मुझसे टैक्स वसूल लिया, अच्छी बात है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, मैं ऑस्ट्रेलिया जाता हूं, मेहनत करता हूं, मैं तो मैच बनता हूं, मैं इस वाली इनकम पे टैक्स क्यों दूं। उसका सवाल भी सही है, दिल्ली की प्रॉपर्टी पे टैक्स ले लिया, समझ लिया क्योंकि इंडिया का भाग है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जाके मेहनत करता हूं, खून पसीना करता हूं, मैं तो मैच मैच जीतता हूं, मुझे इस इनकम पर टैक्स देना क्यों दूं, मैं क्वेश्चन ये आएगा उसके मन में, मैं टैक्स क्यों दूं, मुझे टैक्स नहीं देना क्योंकि विदेशी इनकम है। तो इन सभी चीजों का जवाब कि विदेशी इनकम, भारतीय इनकम, अगर कोई विदेशी नागरिक, ये विदेशी नागरिक है, अगर वो इंडिया की जमीन से, इंडियन की जमीन से पैसे अर्न करता है, क्या उसको टैक्स देना नहीं चाहिए। तो इन सभी चीजों का जवाब आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है रेजिडेंस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। तो ये हो गए बेसिक कॉन्सेप्ट। अब एक लास्ट चीज और बता देता हूँ, फिर आपके बेसिक सारे कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएंगे, फिर हम करेंगे स्टडी रिलेटेड बातें। ठीक है, अब लास्ट चीज और समझा देता हूँ, फिर हो जाएगा खत्म। अभी तक दो चीजें मैंने आपको बताई थी, बताइए। एक तो एसएससी के बारे में बताया कि एसएससी दो टाइप्स के हो सकते हैं, एक तो इंडियन, एक आउटसाइड इंडियन, मतलब भारतीय और गैर भारतीय। उसी तरह से टोटल इनकम को भी बता दिया, या तो इंडियन इनकम होगी या आउटसाइड इनकम, मतलब भारतीय इनकम नहीं तो विदेशी इनकम। अब एक बात और बता देता हूँ, फिर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, एक सेकंड, हाँ अभी तक आपको सब कुछ समझ में आ गया, जयंत, अमित और सागर। यस ठीक है, अब तीन चीजें और मैं आपको बताता हूँ।
तीन चीजें, एक होता है सिटीजन, एक होता है रेजिडेंट, और एक होता है ओरिजिन। ठीक है, अब सिटीजन कौन होता है, अगर हिंदी में बात की जाए तो नागरिक। रेजिडेंट कौन होता है, निवासी। और ओरिजिन का मतलब होता है मूल। अगर किसी भी पर्सन को या किसी भी व्यक्ति को अगर डिफाइन किया जाएगा या उसको क्लासिफाई किया जाएगा तो इन तीन कैटेगरी में किया जा सकता है पर्सन को। या तो पर्सन किसी देश का सिटीजन हो सकता है, या निवासी हो सकता है, या ओरिजिन हो सकता है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अगर आपने हाल फिलहाल में इलेक्शन देखा होगा तो कमला हैरिस, सबने नाम सुना होगा। कमला हैरिस कौन थी, कमला हैरिस, कमला हैरिस कौन थी, कमला हैरिस एक इंडियन मूल की, एक इंडियन मूल की या इंडियन ओरिजिन की क्या थी, औरत थी, जो कि अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनी है। क्या आप सभी को समझ में आ गया होगा। मूल, मूल, अरे भाई मूल लिखा है ये, मूल क्या थी, वो भारतीय मूल की एक नागरिक, वो भारतीय मूल की एक व्यक्ति थी। निवासी का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा सुंदर पिचई, जो कि यूएसए में कमाता है और यूएसए में रहता है। अब इसमें भी सुंदर पिचई लिख देते हैं, और आपको पता होगा सुंदर पिचई कौन है, गूगल का सीईओ। तो मूल का मतलब समझ लिया होगा, कमला हैरिस, जो कि जिसका संबंध भारत में कभी अपने पूर्वजों या उसके माँ बाप से लेके था। मतलब उसके जो मॉम डैड थे, जब ये लोग 5 साल की थी, ये आई थिंक 2 साल की, तो उन्होंने इंडिया को लेफ्ट कर दिया था। और कमला हैरिस की पढ़ाई लिखाई सब कुछ अमेरिका में हुई। लेकिन उसको क्या कहा जाएगा, उसको अभी भी कहा जाएगा वो भारतीय मूल के, मतलब उसके बच्चे भी होंगे तो भी कहा जाएगा कि वो भारतीय मूल के हैं। लेकिन उसका रहना खाना पीना, वोटिंग राइट, यहाँ तक कि वो अमेरिका के उपराष्ट्रपति भी बन गई। लेकिन मूल कौन सा कहलाएगा उसका, भारतीय। लेकिन सुंदर पिचई जो कि गूगल का सीईओ है, गूगल का सीईओ है, रहता कहाँ पे है, यूएसए में। अगर वो अपना एड्रेस देगा तो कहाँ का एड्रेस देगा, यूएसए में। लेकिन लास्ट ईयर 2019, आप सबको अगर सबने न्यूज देखी होगी, 2019 में वो वोट देना आया था हैदराबाद में। वो वोट देना आया था हैदराबाद में, किसके लिए, लोकसभा के, जो लोकसभा के इलेक्शंस हुए थे, उसमें वो क्या देना आया था, वोट देना आया था। तो कमला हैरिस का बात समझ गए। अब ये दोनों बात बताता हूँ। नागरिक या सिटीजनशिप या सिटीजन रेजिडेंट में अंतर क्या होता है। रेजिडेंट का मतलब होता है निवासी, जो व्यक्ति जहां पे रहता है करंटली, उसे उस देश का रेजिडेंट कहा जाता है। और सिटीजनशिप होता है वो व्यक्ति जो उस देश का वोट दे सकता है। तो सुंदर पिचाई रहता तो यूएसए में, इसका वोटिंग राइट अभी भी इंडिया में। इसका रीजन बताता हूँ। यूएसए में आपको इतनी जल्दी सिटीजनशिप नहीं मिलती है। उनका सिटीजनशिप होता है ग्रीन कार्ड। आपने सुना होगा, जैसे हमारा पहचान पत्र होता है, उनकी कंट्री में ग्रीन कार्ड होता है, जो कि इतनी आसानी से नहीं मिलता है। अब खुद सोचिए, गूगल का सीईओ है और उसको अभी भी वहां के देश, वहां की कंट्री का सिटीजनशिप नहीं मिला है। इसलिए लास्ट ईयर 2019 में वो लोकसभा का इलेक्शन के लिए आया था और वोट देके गया था। लेकिन उसका निवास कहाँ पे है, यूएसए में। तो आपसे कोई भी पूछे सिटीजनशिप क्या है, तो कहना वोटिंग राइट्स, कहना वोटिंग राइट्स। इसका मतलब क्या होता है, लिविंग, जहां बंदा कमाता है, खाता है, पीता है, रहता है, लिविंग। इसका मतलब क्या, मूल, मतलब उसके पूर्वजों का घर कहाँ पे था, पूर्वजों का घर कहाँ पे था। ठीक है,
तो कोई भी पूछे सिटीजनशिप का मतलब क्या है, वोटिंग राइट्स। लिविंग रेजिडेंट का मतलब लिविंग, इसका मतलब पूर्वज हो। अब देखिए, अब आपसे कोई पूछ सकता है क्या कोई व्यक्ति किसी देश का सिटीजनशिप मतलब किसी और देश का सिटीजनशिप और किसी देश का रेजिडेंट हो सकता है? हाँ हो सकता है। कैसे? फॉर एग्जांपल सुंदर पिचोई, उसका निवास यूएसए में है लेकिन उसका वोटिंग राइट उसका वोटिंग राइट आज भी इंडिया में है। अगर कोई मूल को पूछे कि इंडियन ओरिजिन का बेस्ट एग्जांपल दो, कमला हैरिस, जो कि यूएस में पली बड़ी, वहां का इलेक्शन भी जीता और आज वो उस कंट्री की वाइस प्रेसिडेंट भी है। ठीक है, अब आप उनके मन में आ सकता है कि कोई व्यक्ति सिटीजनशिप और रेजिडेंट एक ही कंट्री का हो सकता है? हो सकता है। हम लोग ही तो है, हमारा वोटिंग राइट्स भी इंडिया में और हम रहते भी इंडिया में। और कोई ये पूछे कि सिटीजनशिप अलग हो और रेजिडेंट अलग हो, हाँ हो सकता है। सुंदर पिचाई नागरिक है वो आज भी इंडिया का, लेकिन रहता है यूएसए में, खाता पीता सब कुछ यूएसए में करता है। ठीक है, अब मैं आपको ये बता क्यों रहा हूँ, देखिए इसकी मेन वजह ये थी, ये मिटा देता हूं मैं। हम्म जो टैक्स वसूल हो जाएगा ना, जो टैक्स वसूल हो जाएगा वो वसूल हो जाता है, तो टैक्स कलेक्ट किया जाता है वो किया जाता है रेजिडेंट बेसिस पे। जो टैक्स वसूल हो जाता है, जो टैक्स वसूल हो जाता है वो वसूल हो जाता है रेजिडेंट बेसिस पे। रीजन, भैया सुंदर पिचाई यूएसए में कमाता है, वहीं खाता है पीता है सब कुछ करता है, तो टैक्स लेने का अधिकार भी तो यूएसए कंट्री को है। बेशक से उसका वोट इंडिया में पड़ता है, एक दिन आया वोट दे के चला गया, खत्म, बात खत्म। लेकिन रहता तो वो आज भी यूएसए में है, कमाता है, अर्न करता है, सब कुछ करता है। तो टैक्स वसूलने का मेन सॉरी, टैक्स जो वसूला जाता है वो वसूला जाता है आपकी रेजिडेंट बेसिस पे, ना कि सिटीजनशिप बेसिस पे, ना कि ओरिजिन बेसिस पे। ठीक है, तो कोई भी आपसे पूछे इनकम टैक्स किसी भी पर्सन पे किस बेसिस पे वसूला जाता है, रेजिडेंट बेसिस पे। समझ गए? तो यही रीजन मैं आपको समझा रहा था, कॉन्सेप्ट यही कॉन्सेप्ट था, तो आगे आपको समझ में आ गया होगा। हाँ वो भी बताना, बस बेसिक कॉन्सेप्ट था, समझ में आ गया आपको, वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं अभी तक जो जो हमने पढ़ा। हमने पढ़ा अभी तक जो भी, कि इनकम या एसएससी, इनकम कह लो या एसएससी को दो बेसिस पे बांट सकते हैं, एक तो इंडियन और एक आउटसाइड इंडियन मतलब फॉरेन, से फॉरेन भी कह सकते हैं। ठीक है, इंडियन या आउटसाइड इंडियन, आउटसाइड इंडिया, इंडिया भी कह सकते हैं। तो इनकम या एसएससी को इंडिया के बेसिस पे या आउटसाइड इंडिया के बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। और टैक्स वसूला जाता है, जो इस इनकम पे जो टैक्स वसूला जाएगा वो वसूला जाएगा आपके रेजिडेंट के बेसिस पे, आप रहते कहाँ पे उसके बेसिस पे वसूला जाएगा। ये हो गई बात खत्म। ठीक है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सभी को, तो आगे बढ़े। हाँ हाँ चलिए ठीक है। सिटीजनशिप ओरिजिन बेसिस और रेजिडेंट बेसिस पे डिफरेंस भी आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं इसके, आप क्या है 5 6 7 9, ठीक है। अब बात करते हैं हम इनकम। अब आप कैसे क्लासिफाई करेंगे कि कौन सी इनकम फॉरेन बेसिस पे है और कौन सी इनकम इंडिया की बेसिस पे, मतलब इंडिया से कमाई गई है। हाउ टू क्लासिफाइड दिस इनकम इज इंडियन या इंडिया रिलेटेड और फॉरेन बेसिस। तो इसके लिए इनकम टैक्स में दो सेक्शन है, सेक्शन 7 एंड 9, जो कि क्लासिफाई करता है कि भैया अगर ये वाली इनकम आप अर्न करते हो, अगर ये वाली इनकम
आप अर्न करते हो तो वो माना जाएगा कि वो इंडियन या इंडिया से रिलेटेड इनकम है। कहां पे क्लासिफाई किया गया है? सेक्शन 7 and 9 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है, जो इनकम इंडियन इनकम नहीं होगी, सिंपल सी बात है, फॉरेन इनकम होगी। इसके बारे में कोई बात नहीं की गई है, सिर्फ इसके बारे में बात की है इनकम टैक्स में। मतलब जो इसमें फॉलो होगा तो इंडियन इनकम, जो नहीं होगा वो फॉरेन इनकम। बात खत्म। तो बात करते हैं सबसे पहले सेक्शन 7 कौन सी इनकम और सेक्शन 9 की कौन सी इनकम है। सेक्शन 7, ठीक है, एक सेकंड में अभी आ रहा हूँ। चलिए अब बात करते हैं सेक्शन 7 and 9 की। ठीक है, सेक्शन 7 and सेक्शन 7 and 9 के। ठीक है, तो ये बताता है कौन सी इनकम आपकी इंडियन इनकम होगी और कौन सी इनकम आपकी इंडियन इनकम नहीं होगी। तो देखिए सेक्शन 7 ये बताता है, सेक्शन 7 ये बताता है कि कौन सी इनकम को ये मानेंगे कि वो इंडिया में रिसीव हुई है, और सेक्शन 9 ये बताता है कि कौन सी इनकम इंडिया में एक्रू हुई है या एराइज हुई है। रिसीव का मतलब प्राप्त होना, और एक्रू या एराइज का मतलब कि ये इंडिया की धरती से इनकम बनी है। तो ठीक है, सेक्शन 7 क्या बताता है? रिसीव। सेक्शन 9 बताता है एक्रू और एराइज। ठीक है, तो सेक्शन 7 या 9 बताता है इनकम इनकम विच इज डीम मतलब माना जाएगा, विच इज डीम टू बी रिसीव। अगर सेक्शन 7 की बात होगी तो, और एक्रू और अराइज सेक्शन 9 सॉरी, टू बी इनकम विच इज डीम टू बी रिसीव और एक्रू और अराइज इन इंडिया। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए आप, पहला पॉइंट जो आपको नोट करना है, सेक्शन 7 and 9। 7 का है रिसीव, 9 का मतलब एक्रू एंड अराइज। इनकम विच इज डीम टू बी रिसीव सेक्शन 7, और एक्रू एंड अराइज सेक्शन 9 इन इंडिया। नोट कर लीजिए आप सेक्शन 7 और सेक्शन 9। फिर इसके एग्जांपल्स करते हैं कि कौन सी इनकम को रिसीव माना जाएगा, कौन सी इनकम एक्रू एंड अराइज माना जाएगा। सिर्फ आपको याद रखना है मेन पॉइंट, बाकी आपको उसकी थ्योरी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो क्वेश्चन आता है उसमें डायरेक्टली आप लिख दीजिएगा सेक्शन 7 और सेक्शन 9, बस ये वाली लाइन, इनकम विच इज डीम टू बी रिसीव और एक्यूरेट इन इंडिया, यही लिख के और लिख देना कि ये इंडिया से, ये इंडिया रिलेटेड वाली इनकम है, बस खत्म। डीम का मतलब होता है मानना। अब किसी विदेशी नागरिक को तुम ये बोलोगे भैया हम तो ये कहेंगे कि इंडिया की इनकम है, लेकिन जो भारत का व्यक्ति उसको तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जो फॉरेन बेस बंदा है वो कहेगा कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है, तो बोलेगा देखो हमने मान लिया है ये इनकम इंडिया से अराइज होगी। तो ये फॉरेन लोगों के लिए ज्यादातर होता है,
इंडिया वाले तो देंगे सारे टैक्स हर इनकम पे, लेकिन जो फॉरेन बेस्ड पीपल्स है या जो फॉरेन इनकम्स है, कुछ भी ऐसे फॉरेन वाली बात हो गई, उसको देंगे। देखिए डीम है, ये डीम है, मान लिया है हमने, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम्हें कुछ करना तो केस लड़ो, सीधी सी बात, बात खत्म। ये हो गई फॉरेन, ये नोट कर लिया, समझ लिया, ठीक है ठीक है। चलिए चलिए, नोट हो गए तो बता देना। चलिए चलिए चलिए, नोट हो गया तो चलिए, अब सेक्शन 7 की बात करते हैं, सेक्शन 7 की लिस्ट की बात करते हैं। तो ये भी आपको नोट करना है, सेक्शन 7। मैं उतने एग्जांपल लिखवा रहा हूं आपको जितने आपके पेपर में या एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, बाकी एग्जांपल मैं इग्नोर कर रहा हूँ, ठीक है। तो एग्जांपल्स बताता हूँ सेक्शन 7 के। तो फर्स्ट एग्जांपल लिखिएगा आप, वो है अनएक्सप्लेन इनकम। मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था अनएक्सप्लेन इनकम कौन होती है। इसमें जो टैक्स रेट लगता है वो 60% के हिसाब से लगता है। तो अनएक्सप्लेन इनकम अभी सेक्शन 7 में क्यों आया, देखिए 7 का मतलब क्या होता है, रिसीव। तो भैया आप विदेश में जाके तो रेट मारोगे नहीं, इंडिया में रेट मारोगे, इंडिया में ब्लैक मनी कलेक्ट करोगे, तो उससे रिलेटेड वाली जितनी भी इनकम होगी ना अनएक्सप्लेन इनकम, तो सारी सेक्शन 7 में फॉलो होगी, ठीक है। ये हो गया सेक्शन 7। सेकंड पॉइंट है आपका, अगर आपको आप टीडीएस काटते हो, अगर आपको इंडियन रिलेटेड इनकम या एक्सपेंस पे आप टीडीएस डिडक्ट करते हो तो होगी। थर्ड एग्जांपल्स में इस पेन से देता हूँ। थर्ड एग्जांपल आता है आपका, अगर आपका आरपीएफ, इस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, आरपीएफ होता है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, या आपका बैलेंस यूआरपीएफ मतलब अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड से रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में जाता है, तो वो वाली इनकम माना जाएगा, ये सेक्शन 7 की इनकम है। अगर कोई आपको स्पेसिफाइड पेंशन मिलता है, स्पेसिफाइड पेंशन मिलता है, जो कि अब पेंशन किस पे कब मिलता है, आफ्टर रिटायरमेंट, या कोई ऐसी कोई कंडीशन होती है, वो पेंशन सरकार देती है या इंडिया से रिसीव होती है, तो उसे माना जाएगा सेक्शन 7 की का इनकम। पांचवा लिखवा देता हूं मैं आपको, डीम प्रॉफिट, ये पढ़ेंगे हम अदर सोर्स में, डीम प्रॉफिट अंडर सेक्शन 59। तो ये 5 बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। इन 5 एग्जांपल के अलावा आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये रखिए, अगर कोई भी अनएक्सप्लेन इनकम हमें मिलती है तो सेक्शन 7 में डालेंगे। टीडीएस रिटर्न होता है, उसे भी सेक्शन 7 में डालेंगे। कोई आरपीएफ का अमाउंट मिलता है या यूआरपीएफ का अमाउंट आरपीएफ में ट्रांसफर होता है, वो स्पेसिफाइड पेंशन या डीम प्रॉफिट। बाकी क्वेश्चन आपको साफ साफ लिख के देता है कि ये इनकम यहां से रिसीव हुई है, तो आपको ज्यादा याद करने की जरूरत भी नहीं है। क्वेश्चन में साफ साफ आपको मेंशन होगा कि इनकम टू बी रिसीव इन इंडिया, तो आप बस लिख देना, अगर रिसीव वाली बात हो तो सेक्शन 7, इनकम डीम टू बी रिसीव इन इंडिया, बस। तो क्वेश्चन में साफ साफ आपको मेंशन करके देता है। ये तो मैंने बस आपको 5 अच्छे एग्जांपल याद करा दिए कैसे याद लिखना है। सेक्शन 7 पिछले, अरे यार आपको एक अनएक्सपेक्टेड इनकम रिसीव हुई है, आपने इनकम पहले बताई नहीं, आपको रिसीव हो गई है। किसको रिसीव हुई है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को।
तुमने रीड मारी और किसी बंदे का अनएक्सपेक्टेड इनकम मिला है तो टैक्स तो वसूलोगे ना। ये तो कहोगे ना भैया इंडिया से तुम्हें अनएक्सपेक्टेड इनकम मिली है तो भैया ये इंडिया की इनकम होगी। वैसे से तुमने फॉरेन से कमाई हो लेकिन इंडिया में छुपाई, इंडिया के लोगों को नहीं बताई, इंडिया के सरकार को नहीं बताई, तो ये इनकम अनएक्सपेक्टेड इनकम कहलाएगी जो कि सेक्शन 7 में फॉल होगी। ये नोट कर लो, ज्यादा इसमें मगजमारी नहीं करनी, बस क्वेश्चन में साफ साफ आपको लिख के देगा कि इंडिया में रिसीव हुई है, और अगर इंडिया में रिसीव हुई है तो इससे पहले लाइन लिख दीजिएगा और सेक्शन 7 नोट कर दीजिएगा। सेक्शन 7 इंडियन सॉरी इनकम विच इज डीम्ड टू बी रिसीव इन इंडिया, सेक्शन 7, बस आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अनस्पेसिफाइड पेंशन नहीं होता, स्पेसिफाइड पेंशन नहीं देता है कोई। अब कोई प्राइवेट गवर्नमेंट या प्राइवेट कंट्री देगी नहीं, सीधी बात सरकार ही देगी। नहीं अनएक्सपेक्टेड इनकम में 60% है, क्योंकि सेक्शन 7 के बाद अब बात करता है सेक्शन 9, तो उसके भी एग्जांपल कर लेते हैं जल्दी से खत्म। सेक्शन 9 पे थोड़ा जोड़ दीजिएगा। हाँ चेक कर लूंगा, ठीक है। सेक्शन 9, सेक्शन 9 इस पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको ज्यादा कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, तो इस पे जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बात करता हूं मैं, अगर आप खुद बताइएगा, अगर कोई प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी, कोई इंडियन प्रॉपर्टी, कोई इंडियन प्रॉपर्टी ऐसी लिखी है जैसे मैं लिखवा रहा हूं, आप सेल करते हैं और उससे आपको कैपिटल गेन मिलता है, आपको मतलब प्रॉफिट मिलता है, तो क्या वो इंडियन इनकम नहीं कहलाएगी? और सेक्शन 9 का मतलब होता है एक्रू, एक्रू या स्लैश देके अराइज। तो क्या सेक्शन 9 जो प्रॉपर्टी है उसे आपने सेल की, उसको आपने बेच दिया, उससे आपको कैपिटल गेन मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, तो सेक्शन 9 में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अराइज हो रही है, सीधी बात है। कोई भी इंडियन प्रॉपर्टी आप सेल करते हो, उससे कैपिटल मिलता है या प्रॉफिट मिलता है, तो इंडियन इनकम कहलाएगी। अगर मान लो किसी ने फॉरेन प्रॉपर्टी बेची तो उसका मतलब ही नहीं है, वो फॉरेन प्रॉपर्टी थी, फॉरेन में आपको गेन हो, बात खत्म। लेकिन इंडियन प्रॉपर्टी कोई बेचता है, चाहे विदेशी नागरिक या देश का नागरिक, इंडियन प्रॉपर्टी बेचता है तो माना जाएगा कि वो इंडियन इनकम है और आपको उस पर टैक्स देना है। ये मैं बता क्यों रहा हूँ 7 और 9, इसलिए बता रहा हूँ कि हमें टैक्स सिर्फ उसी चीज पर हम चार्ज कर सकते हैं जो कि इंडियन इनकम हो। फॉरेन इनकम का हमारा कोई वास्ता नहीं होता। जो इंडियन इनकम होती है भारत के नागरिक से और विदेशी नागरिक से ही हम टैक्स वसूल सकते हैं, तो इस वाले इनकम में, और विदेशी नागरिक से सिर्फ इसी इनकम में वसूल सकते हैं। इसलिए बताया जा रहा है सेक्शन 7(9) क्योंकि ये टैक्स वसूलने में आपको मदद करता है। कौन सी इनकम? जो इंडिया से एक्रू होती है या रिसीव होती है, ठीक है। सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट है, हाँ, अगर कोई आपको पैसे देता है, कोई अगर आपको मनी देता है या कोई एडवांस पेमेंट देता है, अब वह एडवांस पेमेंट या तो रेजिडेंट मतलब भारतीय नागरिक दे या नॉन रेजिडेंट यानी वो विदेशी नागरिक, अब वो विदेश का हो गया तो फॉरेन। अगर कोई भी मनी या एडवांस पेमेंट रेजिडेंट वाला बंदा देता है या नॉन रेजिडेंट वाला बंदा देता है, और इस मनी का यूटिलाइजेशन, इस मनी की जो मनी दिया जाता है, एडवांस पेमेंट दिया जाता है, वो इंडिया में काम करने के लिए दिया जाता है, इंडिया में काम के लिए दिया जाता है, तो उसको माना जाएगा कि ये इनकम सेक्शन 9 और सेक्शन 9 की और इसका एक्रूड इंडिया से है। कोई भी मनी दे, चाहे रेजिडेंट दे या नॉन रेजिडेंट दे, चाहे मनी दे या एडवांस पेमेंट दे, कुछ भी दे, किसके लिए? इंडिया में काम करने के लिए। बाहर देता है तो नहीं होगा, अगर इंडिया में काम करने के लिए देता है तो उसे माना जाएगा कि वो इंडियन इनकम है, इंडिया से एक्रूड हुई है। हाँ, तो 25% का सैस और वो लगेगा ना, सैस तभी लगेगा जिसपे उसकी अनएक्सपेक्टेड इनकम 50 लाख से ज्यादा होगी, तो ऐसे नहीं लगता सरचार्ज।
ये होगी मनी या एडवांस पेमेंट की बात अगर कोई भी रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट देता है इंडिया के काम के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, अगर इंडियन गवर्नमेंट चाहे वो स्टेट हो, चाहे वो सेंट्रल हो, चाहे लोकल अथॉरिटी हो, वो किसी को भी पैसे देती है, किसी को भी, चाहे वो रेजिडेंट हो, चाहे नॉन रेजिडेंट हो, चाहे उस मनी का यूटिलाइजेशन इंडिया में हो या आउटसाइड इंडिया हो। अगर कोई भी इंडियन गवर्नमेंट, मतलब इंडियन गवर्नमेंट दे या स्टेट गवर्नमेंट दे या सेंट्रल गवर्नमेंट दे या लोकल अथॉरिटी दे, चाहे वो रेजिडेंट को दे या नॉन रेजिडेंट को दे, रेजिडेंट को दे या नॉन रेजिडेंट को दे, चाहे वो मनी का वर्क इंडिया में हो चाहे आउटसाइड इंडिया हो, उसको ये माना जाएगा कि इंडिया से ही इनकम एक्रू है। ऐसा क्यों? सरकार किसकी है? इंडिया की। तो उसने इनकम कहां से दी होगी? भारतीय खजाने से दी होगी। माना जाएगा ये इनकम एक्रू हुई है इंडिया से। कौन देगा? तो गवर्नमेंट, स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी, चाहे रेजिडेंट को दे चाहे नॉन रेजिडेंट को दे, चाहे वो मनी इंडिया में काम करने के लिए दिया जाए या आउटसाइड इंडिया के लिए दिया जाएगा, उसको माना जाएगा कि वो सेक्शन 9 की एक्रूएडाइज वाली इनकम है। यहाँ पे क्या था? अगर मनी एडवांस पेमेंट चाहे रेजिडेंट दे या नॉन रेजिडेंट दे, लेकिन उसका काम क्या होना चाहिए? इंडिया में। लेकिन यहाँ पे क्या था? आप काम इंडिया में भी कर सकते हो और आउटसाइड इंडिया भी कर सकते हो। ठीक है, ये वाला पॉइंट नोट कर लीजिए आप। ये पॉइंट मैं इसलिए ऐसे लिखवा रहा हूँ कि आपको इसमें याद नहीं करना, तो बेसिक जो मेन पॉइंट है वो बता रहा हूँ। आप बस ये चित्र देखिएगा और समझ लीजिएगा कि अगर मनी या एडवांस पेमेंट रेजिडेंट दे या नॉन रेजिडेंट दे, यानी इंडियन या फॉरेन दे, और मनी का यूटिलाइजेशन, मनी का काम इंडिया में होगा, तो माना जाएगा वो इनकम सेक्शन 9 वाली इनकम है और वो टैक्सेबल इनकम होगी। ठीक है, इसके नोट्स भी दे दूंगा मैं, टेंशन मत लो, शॉर्ट नोट्स। चलिए, ये हो गया थर्ड पॉइंट। एक लास्ट पॉइंट बताता हूँ फिर बात खत्म हो जाएगी। अब देखिए बिजनेस कनेक्शन, चौथा पॉइंट इसका, फिर ये आपका सेक्शन 6, सॉरी सेक्शन 7 और 9 भी खत्म हो जाएगा। देखिए, अगर किसी व्यक्ति का बिजनेस कनेक्शन है, या तो बिजनेस कनेक्शन होगा फिल्म्स, न्यूज, होता है ना कि लोग बाहर जाके फिल्म बनाते हैं या न्यूज कलेक्ट करते हैं, और कौन सा रीजन है? हाँ, फिल्म्स या न्यूज। अगर इन दो रीजंस के कारण आपका बिजनेस कनेक्शन है इंडिया में, बाहर की बात नहीं कर रहे, इंडिया में है, क्या फिल्म्स या न्यूज के कारण आपका बिजनेस कनेक्शन है? क्या कनेक्शन है? बिजनेस कनेक्शन है, और कहाँ पे? इंडिया में। तो माना जाएगा कि इनकम ना सेक्शन 7 में आएगी ना सेक्शन 9 में आएगी। अब ऐसे क्यों किया गया? सिंपल सी बात है, कोई फिल्म बनाने आएगा तो कितने दिन के लिए आएगा? 60 से 70 दिन। न्यूज कलेक्ट आएगा कितना? मान लो 60 से 70 दिन। लेकिन इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है, फिल्म बनेगी इंडिया में, अमेरिका का बंदा आया फिल्म बनाने, मार्वल्स की कोई मूवी बनाने आया, 60 से 70 दिन आया, तो इससे क्या होता है? इंडिया का प्रमोशन होता है। किसके लिए? टूरिस्ट पर्पज के लिए। तो इसलिए उन्होंने फिल्म्स वालों को और न्यूज वालों को इंडियन रिलेटेड वाली इनकम से छूट दे रखी है। सिर्फ किसको दे रखी है? फिल्म्स और न्यूज वालों को। समझे? इसके अलावा कोई भी अगर बिजनेस कनेक्शन होता है, नोट कर लो ये, इसके अलावा कोई भी अगर बिजनेस कनेक्शन होता है, ये मान लिया जाता है कि वो सेक्शन 9 की इनकम है, मतलब वो इंडिया से एक्रू एंड अराइज की गई है। चलिए लिख लिया सबने। ठीक है, अगर मान लो
कोई बंदा है अमेजोन, अमेजोन का लेते हैं बेस्ट एग्जांपल। अमेजोन कंपनी कौन सी है? यूएसए। अब ये यूएसए का बंदा हो गया, मतलब फॉरेन बंदा हो गया। अगर इस फॉरेन बंदे का कोई एजेंट है जो कि इंडिया में वर्क करता है, अब अमेजोन पे साइट पे जाओगे, आप ऑर्डर बुक करोगे तो यूएसए में जाके उसका डाटा इकट्ठा होगा। लेकिन उसका एजेंट, किसका एजेंट? अमेजोन का कोई एजेंट है जो कि इंडिया में रहता है, इसके सारे काम वो इंडिया में करता है, तो इस वाले बिजनेस कनेक्शन को माना जाएगा, इस वाले बिजनेस कनेक्शन को माना जाएगा कौन सा? सेक्शन 9 की इनकम एक्वायराइज हुई है इंडिया से। ठीक है, कौन सा कनेक्शन? अगर कोई भी एजेंट वाला वर्क करे जो कि फॉरेन में रहता है, उसका मेन ऑनर जो कि एजेंट है उसका इंडिया में, वो अगर कोई स्टॉक लेता है, गुड्स एंड परचेज करता है, उस पर जो भी प्रॉफिट होगा उस बिजनेस कनेक्शन को माना जाएगा, उस बिजनेस कनेक्शन की इनकम को माना जाएगा कि वो रिलेटेड करता है सेक्शन 9 में। ठीक है, डन। तो आगे बढ़े। ठीक है, तो अभी तक मैंने आपको सेक्शन 7 और 9 की बात बता दी है। अब बच्चा हमारा सिर्फ 2 सेक्शन, चैप्टर खत्म। सॉरी, मैंने बताया था कि कोई भी पर्सन का रेजिडेंट या तो रेजिडेंट ऑफ इंडिया होगा, जिसे आरओआई भी कह सकते हैं। कोई भी रेजिडेंट या तो वो आरओआई होगा या नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया होगा, एनआरआई। ठीक है, या तो वो रेजिडेंट ऑफ इंडिया होगा या वो नॉन रेजिडेंट होगा। ठीक है, कौन? रेजिडेंट को हम 2 पार्ट्स में बांट सकते हैं, या तो आरओआई होगा या एनआरआई होगा। अब इस रेजिडेंट ऑफ इंडिया को भी हम 2 पार्ट्स में बांट सकते हैं, या तो वो शुद्ध शुद्ध भारतीय होगा। कैसे याद रखेंगे इसे? या तो शुद्ध भारतीय होगा या वो अशुद्ध भारतीय होगा। शुद्ध का मतलब है ROR, और अशुद्ध का मतलब है RNOR। ROR का मतलब रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। इसका मतलब है रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अभी हुआ कैसे देखें। इसका मतलब ये है कि ये बंदा इतना शुद्ध है कि वो आज तक, मतलब इस प्रीवियस ईयर में या इस साल एक बार भी भारत छोड़ के नहीं गया, भारत को छोड़ के नहीं गया, तो उसे कहा जाएगा शुद्ध भारतीय, मतलब ROR। लेकिन ये वाला बंदा जब चाहे भारत को छोड़ के चला जाता है, इसे भारत में गुस्सा आता है, इसे बात को लिए भारत को छोड़ के चला जाता है, साल के किसी भी दिन चला जाए तो उसे कहा जाएगा ROR। और जो एक दिन भी छोड़ के नहीं गया उसे कहा जाएगा ROR। ठीक है, ये सिर्फ समझाने, इसकी कंडीशन अलग है। तो जानिए, जो बंदा आज तक
भारत छोड़ के नहीं गया, भारत में ही पड़ा रहता है हमेशा के लिए, उसे कहा जाएगा ROR। जो भारत छोड़ के चला जाता है कभी भी गुस्से में कुछ भी, तो उसे कहा जाएगा आसूद यानी RNOR। ठीक है, ये लिख लीजिए। ये आगे बढ़ते हैं। प्रेसिडेंट को दो पार्ट में बांट सकते हैं, ROI NRI। ROI को दो भागों में बांट सकते हैं, ROR एंड RNOR। ठीक है, ये चार्ट बना लीजिए ताकि आपको आसानी रहे। जो चीज बोलो उसे नोट कर लेना कि आपको रिवाइज करने में आसानी रहे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं सेक्शन 5। देखिए, चैप्टर फर्स्ट में हमने कौन सा सेक्शन पढ़ा था? चैप्टर फर्स्ट में हमने पढ़ा था सिर्फ सेक्शन 4 अच्छे से पढ़ा था। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे 4 के बाद क्या आता है, 5 6 7 9 8 हमारे सिलेबस में नहीं है तो उसे नहीं पढ़ेंगे। 5 6 7 एंड 9, 4 है, 4 है, तो 1 2 3 4, तो इसमें कितने सेक्शन हो गए? सेक्शन 4 में हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर फर्स्ट में अच्छे से। उसके बाद को कितने सेक्शन आ जाएंगे? 4 के बाद 4 सेक्शन आ गए। 5 6 7 9, 7 9 पढ़ चुके हैं, 6 भी पढ़ लेंगे थोड़ी देर में, 5 पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, हाँ नोट्स देंगे देंगे देंगे। आजकल मैं नोट्स दे दूंगा चैप्टर नंबर फर्स्ट और सेकंड के, शॉर्ट नोट्स होंगे जो कि आपको एग्जाम से एक दिन पहले रिवाइज करने में आसानी रहेगी, और अभी भी रिवाइज करने के लिए आसानी रहेगी। लेक्चर देखे और उस नोट्स को देखे, आपका चैप्टर खत्म। ठीक है, सेक्शन 5 पढ़ने जा रहे हैं हम। सेक्शन 5 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है इंसिडेंस ऑफ टैक्स। यही है सेक्शन 5 का पूरा नाम, इंसिडेंस ऑफ टैक्स। इसका मतलब क्या है? क्या नाम था? हाँ, कर के कारक। टैक्स का मतलब होता है कर, इंसिडेंट मतलब होता है कारक, कर के कारक। कि भैया आप टैक्स कैसे वसूलोगे, किस बेसिस पे वसूलोगे, विदेशी नागरिक से कैसे वसूलोगे, भारत के शुद्ध और अशुद्ध नागरिक से कैसे टैक्स वसूलोगे, कौन सा बेसिस है, तो सेक्शन 5 आपको बताता है। सेक्शन 5 क्या है? कर के कारक। और इसका मतलब क्या है? आप विदेशी नागरिक से भारत के शुद्ध और अशुद्ध नागरिक से कैसे टैक्स वसूलोगे, वो बताया गया सेक्शन 5 में। ठीक है, तो इसका एक चार्ट बनाते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। तो मैंने आपको बताया था क्या, रेजिडेंट के 3 पार्ट्स बताए थे, या तो वो ROR होगा यानी शुद्ध नागरिक, कारक, कारक टैक्स को वसूल करने के कौन से कारक है, कैसे वसूलोगे, वो है रेजिडेंट। ROR, RNOR और NRI। ठीक है, ये बताया था अभी, इससे पहले बताया था ROR, RNOR, NRI। NRI का मतलब विदेशी नागरिक। ये दोनों भारतीय नागरिक है, लेकिन ये शुद्ध नागरिक है और ये अशुद्ध नागरिक है। और इनकम भी मैंने आपको बताई थी, कौन सी, क्या बताया था इनकम में? ये चार्ट बना रहे ताकि आपको आसानी रहे याद करने में। या तो वो इनकम इंडियन इनकम होगी, भारतीय इनकम होगी, कौन सी वाली, सेक्शन 7 और 9 वाली में से, या वो होगी फॉरेन इनकम। ये तो बताया था, या तो भारतीय इनकम होगी या फॉरेन इनकम होगी। और रेजिडेंट को कैसे बताया था, या तो वो ROR होगा या RNOR होगा या NRI होगा। मान लीजिए सबसे पहले इसकी बात करते हैं। ठीक है, आपने मान लीजिए आपने फॉरेन इनकम कमाई, क्या कमाई, विदेश जाके आपने इनकम कमाई, या किसी ने विदेश इनकम कमाई, मतलब ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, USA,
किसी भी कंट्री का एग्जांपल लीजिए, आपने इनकम अर्न की, क्या किया आपने, इनकम अर्न की, इधर मतलब भारत बाहर जाके आपने फॉरेन की इनकम कमाई, ठीक है। आपने बाहर जाके इनकम कमाई, तो सोचिए, भारत के बाहर जाके इनकम कमाई तो किसको टैक्स देना होगा? भैया इस बंदे को टैक्स देना होगा। क्यों? क्योंकि भैया ये भारत का शुद्ध नागरिक है, भारत से बाहर गया ही नहीं, लेकिन इसने फॉरेन इनकम कमाई, इसने फॉरेन इनकम कमाई, इसने फॉरेन इनकम कमाई, तो मतलब इस बंदे को तो टैक्स देना ही पड़ेगा, क्योंकि भारत का नागरिक है, तो इससे तो हम टैक्स वसूल सकते हैं। तो टिक लगा दो, इससे टैक्स वसूला जाएगा। ये भारत का अशुद्ध नागरिक है, मतलब ये जाता ही नहीं है। तो भाई क्या होगा, कितना टाइम चलेगा, चलेगा एक घंटा और। तो ये भारत बाहर जाके इनकम अर्न करता है, मतलब ये भारत का अशुद्ध नागरिक है, तो क्या हुआ, है तो भारतीय ही ना, है तो भारतीय ही ना। बेशक से उसने कुछ दिन गया वो यूएसए, जापान, चाइना घूम घूम के आया, कोई बात नहीं, लेकिन तो है तो भारतीय ही ना। तो तेरे से भी हम टैक्स वसूलेंगे, कौन सी इनकम पे? फॉरेन इनकम पे। कौन सी इनकम पे? फॉरेन इनकम पे। तो इस पे भी टिक लगा दो। अब बच्चा नॉन रेजिडेंट, भैया बाहर रहता है, जापान का नागरिक है, जापान में इनकम कमाता है, तो हमारा हक ही नहीं बनता। मैं सरकार हूँ, मैंने इस बंदे से टैक्स वसूल लिया, क्यों, ये भारत का नागरिक था, शुद्ध नागरिक था, तो इससे तो टैक्स वसूल लिया, इसका राइट भी था मुझे टैक्स देने के लिए। ये दो चार दिन के लिए जापान चाइना यूज चलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन तू है तो भारतीय ना, तू भी टैक्स देगा। लेकिन तो है ही नहीं भारतीय, तो बाहर ही रहता है, तो बाहर ही कमाता है, बाहर ही सब कुछ करता है, तेरे से टैक्स लेके क्या फायदा, और तू देगा भी क्यों? तो जापान में रहता है, जापान में तूने इनकम कमाई, तेरे से कोई मतलब ही नहीं है। तो फॉरेन इनकम नॉन रेजिडेंट से नहीं वसूला जाएगा। तो फॉरेन इनकम किससे वसूला जाएगा? आरओआर से, आरओएनआर से, और एनआरआई से नहीं वसूला जाएगा। अब बात करते हैं इंडियन इनकम। इंडियन इनकम है, भैया ये तो टैक्स दे रहा है, ये टैक्स दे रहा है, तो कोई बात ही नहीं है, तो यहाँ पे भी टैक्स दे दो। अब तुमने तो इंडिया से कमाया ना, तुमने तो इनकम इंडिया से कमाया, तो तुम टैक्स दे दो। अब ये कहेगा, अरे मैं क्यों दूं, मैंने यहाँ पे नहीं दी, मैं यहाँ पे भी नहीं दूंगा, लेकिन जरा, भैया तुमने इंडिया से इनकम कमाई है, तुम जापान में आए तो जापान में रहो, तुम चाइना में आए तो चाइना में रहो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुमने इंडिया से इनकम कमाई है, तो इंडिया को टैक्स देना चाहिए। क्यों? कि इंडिया से पैसा ज्यादा है, तो उस पर टैक्स तो वो वसूलेगा ही ना। तो अगर सेक्शन 7 और 9 की इनकम होगी, सेक्शन 7 और 9 की इनकम होगी, तो हम नॉन रेजिडेंट बंदे से भी टैक्स वसूलेंगे। अगर सेक्शन 7 और 9 की इनकम भी होगी, तो हम नॉन रेजिडेंट बंदे से भी इनकम वसूलेंगे। फॉरेन इनकम से, तो फॉरेन इनकम होगी तो नॉन रेजिडेंट वाला नहीं देगा, लेकिन अगर इंडियन इनकम होगी तो तुझे देना पड़ेगा। और इन दोनों को, चाहे इंडियन इनकम हो चाहे फॉरेन इनकम हो, टैक्स इनको देना पड़ेगा। ठीक है, ये बात हो गई खत्म, तो हमारा सेक्शन 5 भी हो गया खत्म। ठीक है, ठीक है, ठीक है। टाइम कितना हो गया? ये नोट कर लो। चलिए, हो गया नोट, आगे बढ़े, ये रहने दे आज के लिए, जल्दी बताओ। एक ही सेक्शन रह के सेक्शन 6 थोड़ा सा बड़ा है। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं। आज जो हमने बताया आपको वो बताया। अभी कल की क्लास में खत्म हो जाएगा अच्छे से, कल नहीं 2 क्लास में खत्म हो जाएगा ये चैप्टर।
आज मैंने आपको जो बताया, आज जो मैंने आपको बताया वो बताया सेक्शन 5, सेक्शन 7 एंड सेक्शन 9। ठीक है, ये बताया था कि कैसे हम विदेशी नागरिक से या कैसे विदेशी इनकम और भारतीय इनकम से लोगों से टैक्स वसूल सकते हैं, उसकी कारक मैंने आपको बता दी सेक्शन 5 में। सेक्शन 7 और 9 में क्या बताया, कौन सी इनकम भारतीय इनकम होगी और कौन सी इनकम नॉन भारतीय होगी, मतलब विदेशी इनकम कहलाएगी। तो सेक्शन 5 बताया इंसिडेंस ऑफ टैक्स, सेक्शन 7 9 मैंने बताया कौन सी भारतीय इनकम होगी और कौन सी नॉन भारतीय इनकम होगी। और सेक्शन 7 और 9 में मैंने आपको बताया कि इसका मतलब होता है रिसीव, इसका मतलब होता है एक्रू एंड अराइज। ठीक है, कल की क्लास में मैं आपको बताऊंगा सेक्शन 6। सेक्शन 6 का मतलब क्या है कि हम कैसे जानेंगे कि कोई नॉन रेजिडेंट कैसे होगा, कोई रेजिडेंट ऑफ इंडिया कैसे होगा, और इसमें कोई कैसे शुद्ध नागरिक होगा आरओआर, और कोई कैसे आरएनओआर मतलब अशुद्ध भारतीय होगा। ये जानेंगे कल की क्लास में सेक्शन 6 में। आज हमने पढ़ाया सेक्शन 5 7 9, इसे रिवाइज कर लीजिएगा। उसके बाद हम कल कल क्लास में हम सेक्शन 6 पढ़ेंगे और साथ में इन तीनों सेक्शन का रिवीजन भी करेंगे। चलिए करते क्लास को ऑफ। कहाँ गया?